नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। तो आइए बढ़ते हैं। जो संस्कृत साहित्यकारों की श्रेणी थी वो समाप्त हो चुकी है। संस्कृत साहित्य का जो इन साहित्यकारों से रिलेटेड कुछ टॉपिक थे वो जो हमारे छूट रहे थे वो हम आज की क्लास में करेंगे कंप्लीट। ठीक। जयदेव हमारे लास्ट रचनाकार थे, गीत गोविंद के बारे में हमने आपसे चर्चा की थी। तो बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। संस्कृत साहित्य में कुछ उपाधियां हैं जो महत्वपूर्ण कवि हैं, उनको हम एक साथ एक जगह देखेंगे। जैसे कि कालिदास, इनकी उपाधि क्या है? दीप शिखा है, कविकुल गुरु है, उपमा कवि है। फिर से देखेंगे, कालिदास उपाधि क्या है? दीप शिखा, कविकुल गुरु, उपमा कवि। ये तीन हैं। भारवी की उपाधि क्या है? आतपत्र, दामोदर भट्ट और अर्थ गौरव। ये तीन उपाधियां किसकी हैं? भारवी की। फिर से देखेंगे आप, आतपत्र, दामोदर भट्ट और अर्थ गौरव। ये तीन उपाधियां किसकी हैं? भारवी की। बाण भट्ट की क्या है? वस्यवाणी, वास्यवतार, पंचानन, तुरंग बाण। ये चार उपाधियां बाण भट्ट की हैं। क्या क्या? वस्यवाणी, वास्यवतार, पंचानन और तुरंग बाण। बढ़ेंगे आगे देखेंगे। अंबिका दत्त व्यास, इनकी उपाधि क्या है? घटिकावधान। घटिकावधान नाम से किसे जाना जाता है? अंबिका दत्त व्यास को। अच्छा, भास की उपाधि क्या है? हास्य कवि। हास्य कवि उपनाम से किसे जाना जाता है? भास को जाना जाता है। पद लालित्य किसका है? दंडी का है। घंटा कवि किसका है? माघ का है। करुण कवि के नाम से भवभूति जाने जाते हैं। ठीक। तो ये चर्चा पीछे भी कर चुके हैं, बट ये कुछ लोग छूटे हुए थे, जैसे उनकी उपाधियों के बारे में चर्चा नहीं हुई थी। जैसे अंबिका दत्त व्यास हो गए, भास कवि हो गए, भवभूति हो गए। एक चीज और, एक आपको हमने दोहा बताया था। क्या बताया था? उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरवम। उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरवम। फिर हमने ये बताया था, दंडी पद लालित्य माघे संत त्रयो गुणा। त्रयो गुणा मतलब तीनों गुण। कौन कौन से? उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य। ये हम देख चुके हैं पीछे भी। तो ये थी उपाधियां। और जो नहीं ऐड कर पाए हैं हम, वो अगर आपके पास नोट्स में उपलब्ध हो या कहीं से हो तो वो आप जरूर उपलब्ध यहाँ पे करा लेंगे, जिससे एक जगह हो जाएगा तो याद करने में आसानी होगी। एक बार फिर से देखते हैं। दीप शिखा, कविकुल गुरु, उपमा कवि। किससे जाना जाता है? किसे? कालिदास को। आतपत्र, दामोदर भट्ट, अर्थ गौरव। किसका उपनाम है? भारवी का। वस्त्यवाणी, वास्यवतार, पंचानन, तुरंगबाण। किसकी है उपाधि? बाण भट्ट की। घटिकावधान नाम से किसे जाना जाता है? अंबिका दत्त व्यास को। हास्य कवि के नाम से भास को जाना जाता है। करुण कवि के नाम से भवभूति को जाना जाता है। घंटा कवि के नाम से माघ को जाना जाता है। पद लालित्य उपनाम से किसे जाना जाता है? दंडी को जाना जाता है। कुछ चीजें और छूट रही हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, लगभग 7 से 8 होंगे। ठीक। वो हम आपके लिए उपलब्ध करा देते हैं। जैसे पीछे हमने आपसे चर्चा की थी, अगर आपको याद हो तो हमने आपसे वेद त्रयी पे शायद चर्चा की थी, या लघु त्रयी पे हमने आपसे चर्चा की थी, जिसमें जो है 3 ग्रंथ रखे गए थे कालिदास के। और वो तीनों ग्रंथों पे भी हमने चर्चा की थी कि कौन सा ग्रंथ किससे निश्रित है ना, अस्थि से कौन सा निश्रित है, ऐसे करके तीनों थे। अगर आपको न याद हो तो आप एक बार जाएंगे पीछे कालिदास की जो हमारी क्लासेज है उस पे जाएंगे, वहां आप देख लेंगे। तो लिखेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, या आप हेडिंग डालेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य नंबर 1 हम देखेंगे वेद त्रयी। क्या देखेंगे? वेद त्रयी। वेद त्रयी में क्या आता है? हमारे 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये जो तीनों हैं ये हमारे आते हैं किसमें? वेद त्रयी में आते हैं। अथर्ववेद को छोड़ दिया जाता है। नोट करेंगे कौन कौन से हैं। ऋग्वेद, दूसरा क्या है हमारा? यजुर्वेद, और क्या है? सामवेद। अच्छा, ये जो सामवेद है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये गायन के लिए, संगीत परक है।
लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप। संगीत परक। ठीक। ये है यज्ञ या कर्म कांड से रिलेटेड, पूजा पाठ से रिलेटेड ना। तो क्या लिख देंगे? हम्म, यज्ञ परक। यही ठीक है। ये जो हमारा ऋग्वेद है, ये स्तुति परक है, इसमें स्तुतियां दी गई। ठीक। ये है वेद त्रयी हमारे। नंबर 2 देखेंगे हम, प्रस्थान त्रयी। वेद त्रयी तो हो गया, प्रस्थान त्रयी में क्या है ये देखेंगे। प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत है ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद, उपनिषद। ये प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3 हम देखेंगे वृहत त्रयी। ये पीछे हम चर्चा कर चुके हैं, बट ये है कि यहाँ जब सारी जितने भी त्रयी हैं वो हम देख रहे हैं, तो यहाँ देख लेंगे वृहत त्रयी। किरातार्जुनीयम। 3 ग्रंथ कौन से आते हैं? किरातार्जुनीयम। तो हमारा किरातार्जुनीयम हो गया। शिशुपाल वधम, दूसरा क्या है? शिशुपाल वधम। अगला है हमारा नैषध चरितम। नैषध चरितम। ठीक। ये 3 ग्रंथ हमारे वृहत त्रयी में आते हैं। अच्छा, वृहत त्रयी देख लिए, तो यहीं पे हम देखेंगे अपना लघु त्रयी, जिससे भी ये भी याद रहे। संस्कृत साहित्य के अंतर्गत हमने चर्चा की थी लघु त्रयी पे। पहला है इसमें रघुवंशम। रघुवंशम। अगला हमारा कुमार संभवम। कुमार संभवम। और हमारी जो अगली रचना है इसके अंतर्गत, वो है मेघदूतम। क्या है? मेघदूतम। ये हमारी लघु त्रयी हो गई। ठीक। अब हम देखेंगे गुण त्रयी। तो देखेंगे हम गुण त्रयी। 3 गुण होते हैं यहाँ हमारे, सीधी सी बात है। कौन कौन? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो यही तीनों हैं। सत्वगुण, यानी सत्व लिखेंगे आप, रजस और तमस। ठीक। तो ये तीनों क्या है? गुण त्रयी के अंतर्गत आते हैं। नंबर 6 जो हमें देखना है वो देखेंगे हम मुनि त्रयी। इसके अंतर्गत किसको किसको रखा गया है? मुनि त्रयी। तो मुनि त्रयी में हमारे आते हैं पाणिनि, अगले हैं पतंजलि, पास से पाणिनि, पास से पतंजलि, और एक है कात्यायन। पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। ये किस में आते हैं? मुनि त्रयी में आते हैं। हम देखेंगे देव त्रयी। क्या देखेंगे? देव त्रयी। कौन आता है इसमें? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये जो है हमारे देव त्रयी। महेश किसका पर्याय है? शंकर जी का, शिव जी का। ठीक। इतना आप नोट करेंगे। फिर हम बढ़ेंगे आगे। रिपीट करते हैं एक बार। वेद त्रयी हमारे 3 वेद हैं, अथर्ववेद को छोड़कर बाकी तीनों हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। प्रस्थान त्रयी में क्या है? ब्रह्म सूत्र है, गीता है, उपनिषद है। वृहत त्रयी में क्या है? किरातार्जुनीयम है, शिशुपाल वधम है, नैषध चरितम है। लघु त्रयी में क्या है? रघुवंशम है, कुमार संभवम और मेघदूतम है। गुण त्रयी में हमारे 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक। मुनि त्रयी में हमारे पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, ये तीनों आते हैं। और देव त्रयी में हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। ये आपको पता ही होगा, या इसे आप याद करेंगे पाप का। ठीक।
आपका से आपको मुनित्रयी याद रहेगा। ठीक ना। बढ़ते हैं आगे। हम देव त्रयी देख चुके, अब हम देखेंगे देव स्थल त्रयी। देव स्थल त्रयी क्या है इसके अंतर्गत? पृथ्वी लोक, कहते हैं ना, पृथ्वी है, आकाश है, तो वही है स्थल त्रयी, देवताओं की स्थल त्रयी। पृथ्वी लोक, द्युलोक, ठीक, द्युलोक वही आकाश, और एक है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष लोक, ये 3 लोक हैं हमारे देवस्थल त्रयी में। काल त्रयी देखते हैं हम, बट ये है, वैसे यार सारी चीजें आपको पता है, ठीक, बट ये है कि कभी ध्यान नहीं दिया होगा आपने। काल हमारे 3 हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो लिखेंगे हम भूतकाल, वर्तमान काल, और क्या है, भविष्य काल। ये है भूतकाल जो बीत चुका, वर्तमान जो चल रहा है, भविष्य जो चलने वाला है। वर्ग त्रयी देखेंगे हम। वर्ग त्रयी सुना है कि नहीं आपने? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, क्या चीजें हैं? तो लेकिन वर्ग त्रयी के अंतर्गत सिर्फ धर्म, अर्थ और काम, इतना ही आता है। धर्म आता है, अर्थ आता है और काम आता है, यही 3 चीजें आती हैं। ठीक, जैसे हमने वहां देखा था ना, वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं आया था। त्रयी मतलब 3, तो कौन कौन? धर्म, अर्थ और काम आता है। अच्छा, शतक त्रयी हमको देखना है एक। शतक त्रयी, प्रस्थान त्रयी देख चुके हैं आप? बिल्कुल देख चुके हैं। क्या था प्रस्थान त्रयी में? ब्रह्म सूत्र था और गीता था और उपनिषद था। शतक त्रयी में क्या है? नीति है, श्रृंगार है और वैराग्य है। नीति है, श्रृंगार है और वैराग्य है। ये ये वाह, ठीक, नीति से श्रृंगार और वैराग्य, ये किस में आते हैं? शतक त्रयी में आते हैं। अच्छा, एक चीज और बच रहा है, पाषाण त्रयी। ये जो पाषाण त्रयी है, इसमें जो है किरातार्जुनीयम का पहला, दूसरा व तीसरा सर्ग आता है। किरातार्जुनीयम, अच्छा, किरातार्जुनीयम किसका ग्रंथ है, ये आप कमेंट में जरूर बताएंगे, क्योंकि इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। किरातार्जुनीयम का प्रथम, द्वितीय व तृतीय सर्ग। प्रथम, द्वितीय व तृतीय सर्ग, ठीक, प्रथम, द्वितीय, तृतीय सर्ग किसका? किरातार्जुनीयम का। ये है पाषाण त्रयी। रिपीट करेंगे एक बार। पृथ्वी लोक, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, ये तीनों देवस्थल त्रयी, भूत, भविष्य, वर्तमान, इसकी चर्चा हमेशा होती रहती है। काल त्रयी है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सबकी चर्चा होती रही है, बट ये मोक्ष को छोड़ दिया गया। धर्म, अर्थ, काम। वर्ग त्रयी हो गए, नीति, श्रृंगार, वैराग्य, ये हमारे शतक त्रयी हो गए। और हमने जस्ट पीछे जो है पढ़ा था प्रस्थान त्रयी, जिसपे हमने अभी अभी चर्चा की थी, ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद थे। और पाषाण त्रयी एक है जो किरातार्जुनीयम का पहला, दूसरा व तीसरा सर्ग है। तो ये था हमारे जो महत्वपूर्ण तथ्य थे इनसे रिलेटेड। अच्छा, एक चीज और बच रहा है जो हमने अभी नहीं देखा है।
2 मिनट का काम है उसमें भी, और वो भी हम करते हैं यहीं पे समाप्त। हम देखेंगे रूपकों के संदर्भ में, या हम देखेंगे रूपक विधाएं। क्या देखेंगे हम? रूपक विधाएं, जहाँ से क्वेश्चन संस्कृत साहित्य में एक जरूर आ जाता है। ठीक, ये देखेंगे हम नाटक में कितने अंक होते हैं, या ऐसे नहीं देखेंगे। पहले हम देखेंगे एक अंक किसमें होता है। एक अंक किसमें किसमें होता है? एक अंक जो होता है वो भाण में होता है, व्यायोग में होता है। ये साइड में आपको बता रहा हूँ। भाण हो गया, व्यायोग हो गया, अंक हो गया, वीथी हो गया, प्रासन हो गया। अंक, वीथी, प्रासन, इसमें क्या होते हैं? सब में एक अंक होते हैं। भाण, व्यायोग, अंक, वीथी, प्रासन। भाण, व्यायोग, अंक, वीथी, प्रासन, या कभी कभी इहा मृग में भी एक अंक देखने को मिलता है। इसमें यह मृग में 4 अंक भी कहीं कहीं पाया जाता है, बट एक अंक भी कभी कभी मिल जाता है। तो ये है एक अंक वाले। ठीक, रूपक विधाएं। आगे हम देखेंगे 3 अंक किसमें होता है। 3 अंक जो होता है उसे समवकार कहते हैं। जिसमें एक अंक होता है केवल, उसे क्या कहते हैं? भाण, व्यायोग, अंक, वीथी, प्रासन, इहामृग। ये जितनी विधाएं हैं इसमें केवल एक एक अंक होते हैं। जो समवकार श्रेणी होती है उसमें 3 अंक पाए जाते हैं। 3 अंक किसमें होता है? समवकार में। हम देखेंगे 4 अंक किसमें होता है। अगर किसी में 4 अंक है तो उसे हम कहेंगे डिम, या उसे कहेंगे इहामृग। हमने अभी भी ऊपर आपसे चर्चा की थी, इहामृग में एक होगा या 4 अंक होगा, डिम या इहामृग कहा जाता है। अच्छा, जिसमें 5 अंक हो, 5 अंक नहीं, 5 से 10 अंक हो, उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे नाटक। नाटक में मिनिमम कितने? 5, अधिकतम कितने? 10 अंक होते हैं। ये नाटक हो गया। और जो प्रकरण होता है उसमें टोटल 10 अंक होते हैं। अगर 10 अंक देखने को मिल रहा है तो उसे हम कहेंगे प्रकरण। ये चीजें यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, या कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें से 3 अंक की विधा कौन सी है। दे देगा आपको भाण, व्यायोग, अंक और समवकार, बताइए कौन सी है। या पूछ लेगा कि इसमें से समवकार में कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4। डिम या इहामृग में कितने अंक होते हैं, तो आप बताएंगे 4, समवकार में 3। 5 से 10 अंक किसमें होते हैं? नाटक में होते हैं। केवल 10 अंक किसमें होते हैं? प्रकरण में होते हैं। एक अंक, जितने बचे सब में एक ही अंक होता है। भाण हो गया, व्यायोग हो गया, वीथी हो गई, है ना, इहामृग हो गया, प्रहसन हो गया। तो ये सारी चीज जो है इतनी है, ज्यादातर यही से पूछा जाता है। बाकी इससे नायक के बारे में भी चर्चा की जाती है। जैसे कि जो नाटक का नायक होता है वो धीरोदात्त होता है, और जो प्रकरण का नाटक होता है वो, अरे वो नायक होता है वो धीर प्रशांत होता है। प्रकरण का जो नायक है, नायक कैसा होता है? धीर प्रशांत होता है। इसका जो नायक है वो कैसा होता है? धीरोदात्त श्रेणी का होता है। धीरोदात्त होता है इसका नायक। ठीक। अच्छा, ये जो भाण है इसका नायक होता है विट। भाण, इसका जो नायक है क्या होता है? लिखेंगे आप विट। ठीक, भाण का। व्यायोग जो है इसका नायक जो होता है वो भी धीरोदात्त ही होता है। क्या होता है? धीरोदात्त होता है। ये अगर आपको नोट करना है तो आप एक डायग्राम अपने हिसाब से बना लेंगे, वहीं पे आप लिख लेंगे। इसका नायक क्या है? धीरोदात्त है। यहीं पे बता देता हूँ, समवकार का जो नायक होता है वो देवता या मानव होता है। इसका जो नायक है वो देवता या मानव होता है। देवता या मानव होता है।
ठीक। यहाँ मृग और डिम ये दो बचे हैं ना। तो डिम का नायक विभिन्न प्रकार का होता है, कुछ भी हो सकता है। इसका जो नायक है वो विविध, मतलब कुछ भी हो सकता है। और जो यहाँ मृग है इसका भी जो नायक है वो कुछ भी हो सकता है। इसके नायक में भी कोई चर्चा नहीं है। तो यही लिख देंगे आप दोनों पे विविध, यानी इनमें से कुछ भी हो सकता है। बचा हमारा अंक। तो अंक का नायक साधारण होता है और वीथी का नायक भी साधारण होता है। इन दोनों का नायक जो है वो क्या होता है, साधारण होता है। ठीक। अब हम देखेंगे प्रासन। ये जो प्रासन है इसका नायक निंदनीय पुरुष होता है। निंदनीय पुरुष ये इसका नायक होता है। बचा यह अमृत, यह अमृत की हमने आपसे चर्चा यहाँ कर दी। इनमें कुछ भी हो सकता है, यह अमृत में विविध। ठीक। ये तो ये थे सबके नायक। देख लेंगे। भाण का नायक विट है, व्यायोग का नायक धीरोदात्त है, अंक वीथी का साधारण होता है, प्रासन का निंदनीय पुरुष, यह अमृत का विविध होता है। देवता या मानव किसके नायक होते हैं, संबकार के 3 अंक होते हैं। डिम यह अमृत दोनों में कुछ भी हो सकता है। नाटक का धीरोदात्त होता है और ये जो प्रकरण है इसका नायक धीर प्रशांत होता है। ठीक है। तो ठीक है, इसके बारे में बस इतना ही। और जो संस्कृत साहित्य था उसकी श्रेणी में जो कुछ मेरे पास था वो मैंने लगभग उपलब्ध करा दिया है मेरे अपने हिसाब से। अगर कुछ और चीज़ों की आपको ज़रूरत है जो लगता है कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। उसकी क्लासेस आसान से आसान रूप में हम लेके अपने चैनल पे जरूर आएंगे। तो ठीक है, लेते हैं आपसे विदा। और अब संस्कृत साहित्य की ये जो श्रृंखला थी उसे करते हैं यहीं पे समाप्त। क्लासेज आपको कैसी लगी शुरू से लेकर लास्ट तक अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।